स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मोमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको जो पिछली वाली वीडियोस है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। और अभी जो है हमने राजस्थान परिदृश्य कंप्लीट कर लिया है और अब हम आगे डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि राजस्थान परिदृश्य हमने काफ़ी डिटेल में किया है। यहाँ इतनी डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ इतना डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि, और पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नवंबर 2024 को देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो न्यायाधीश संजीव खन्ना जो है 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। इनको जो है शपथ ग्रहण करवाई है द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं, इन्होंने करवाई है। और इनका जो कार्यकाल है मई तक रहेगा, 13 मई 2025 तक रहेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की आयु तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, इसको भी पीछे मत छोड़ना, याद करना है पूरा। बात करते हैं 18 नवंबर 2024 को देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग किन्हें नियुक्त किया गया है? तो के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं केग की। केग होता क्या है और क्या काम करता है ये, ठीक है। तो ये सरकार और अन्य जितने भी सार्वजनिक प्राधिकरण हैं वो उनके खर्चों की जांच करने का कार्य ये करता है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 के तहत केग की जो नियुक्ति है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वो इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें मनोनीत किया गया? तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को, BR गवई को, ठीक है। और ये नालसा क्या काम करता है, क्या है ये नालसा? तो नालसा देश भर की लोक अदालतों का आयोजन करवाने का कार्य करता है। इसका उद्देश्य है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में आने वाले जो मामले हैं उनमें जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत जो मामले इसके अंडर आते हैं, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अंडर आने वाले मामलों में ये मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इतना इसके बारे में याद रख लेना। नेक्स्ट है किसमें कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा में अभी चुनाव हुए, उनका परिणाम आया है। सो महाराष्ट्र में याद करने लायक यही चीज़ें हैं कि इसमें कितनी सीटें हैं, तो 288 सीटें हैं। एक ये चीज़ है। एक दूसरी है कि यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बने हैं भाजपा दल से ही बने हैं। कौन बने हैं? तो देवेंद्र फडणवीस जो है यहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट इसमें कि झारखंड में कुल 81 सीटें हैं और झामुमो के प्रमुख हेमंत सोरेन जो है चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के बने हैं? झारखंड के बने। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनाव जो है 2024, और इसमें जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है, तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। हरियाणा में मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, ये दूसरी बार बने हैं। राज्यपाल है बंगारू दत्तात्रेय। देखिए, जो पड़ोसी राज्य होते हैं या फिर जिन राज्यों में अभी चुनाव हुआ है जो करंट में है, उनके मुख्यमंत्री, उनके राज्यपाल पूछ लिए जाते हैं। सो याद कर लेना, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जो है पहले मुख्यमंत्री बने हैं जम्मू कश्मीर के। पहले कैसे? तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला, और सुरेंद्र चौधरी जो है उप मुख्यमंत्री इनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। मोदी जी को जितने भी देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में पूछा गया है। सो याद कर लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 नवंबर 2024 को अमेरिका में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ये वहाँ पर अनुपस्थित थे तब इनको दिया गया है। उन्हें जो है वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एक संगठन है एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ ने जो है ये मिलकर के ये पुरस्कार इनको दिया है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार इनको दिया है। और मोदी जी को ये पुरस्कार जो है समाज में शांति के लिए उनकी कोशिशों और अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है गुयाना। अभी जो है मोदी जी को गुयाना का भी जो है राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि गुयाना का सम्मान है। डोमिनिका की बात करें तो ये डोमिनिका का भी जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर जो है इनको प्रदान किया गया है मोदी जी को। बारबाडोस की बात करें तो मोदी जी को ऑनर री अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। ऑनर री अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, मोदी जी को 2024 में नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया का दिया गया है। रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल अवार्ड है वो इनको दिया गया है। भूटान का द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालियो जो है ये इनको दिया गया है। मोदी जी को जो है अब तक 17 देशों के सम्मान मिल चुके हैं और अभी इनको गिना जाए ना तो शायद 9 के आसपास तो यही होंगे। शायद कितने हैं ये, सॉरी 6 है, तो 6 तो यही हो गए और 17 इनको मिले हैं, तो इससे पहले 11 और मिल चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिसाइल वैज्ञानिक जिन्हें 1 दिसंबर 2024 को ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख बनाया गया, तो डॉक्टर जे तीर्थ राघवेंद्र जोशी को बनाया गया है। और ये जो आपका ब्रह्मोस एरोस्पेस है वो क्रूज मिसाइलों का निर्माण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं 25 नवंबर 2024 को दिव्यांगजन कल्याण के लिए देश का पहला वन स्टॉप पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है विज्जुथुगल, जो कि तमिलनाडु में है। अब ये है क्या, देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन। इन्होंने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए एक अनूठी पहल स्टार्ट की है जिसमें देश के वन स्टॉप पुनर्वास केंद्र जो है विज्जुथुगल का उद्घाटन किया गया है। और इसमें होगा क्या, विश्व बैंक के सहयोग से जो है ये आपका जो विश्व बैंक के सहयोग से दिव्यांग कल्याण विभाग ने TN राइट्स प्रोजेक्ट के तहत इसको जो है स्थापित किया है। इसके जो है 273 केंद्र जो है वो स्थापित होंगे, उनमें से ये पहला है, विज्जुथुगल वाला पहला है। अब इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि एक ही जगह, यानी कि कहा है वन स्टॉप पुनर्वास केंद्र, एक ही जगह पर जो है जो दिव्यांग लोग हैं उनको जो फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ये सारी जो है विशेष जो ये चीज़ें हैं, विशेष शिक्षा वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है इनको एक ही जगह उपलब्ध होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 में DGP और IGP सम्मेलन मतलब 59वां जो सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ, तो भुवनेश्वर जो है ओडिशा में आयोजित हुआ है। कहाँ पर, भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुआ है। इसका उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट बात करते हैं 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो गुवाहाटी, जो कहाँ पर है, गुवाहाटी कहाँ पर है, असम में है भाई, असम में है। महोत्सव का आयोजन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान भारती के सहयोग से किया गया है। इसका उद्देश्य है विज्ञान की सोच को बढ़ावा देना और उपलब्धियों को स्वीकार करना, भारतीय लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता लाना। इसकी थीम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, थीम और कहाँ आयोजित हुआ, तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट। भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में परिवर्तित करना, ये इसी की थीम है। नेक्स्ट बात करते हैं कि देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन पायलट प्रोजेक्ट पर जो है कहाँ चलाई जानी प्रस्तावित है, तो जिंद सोनीपत सेक्शन जो कि हरियाणा में। कहाँ से, जिंद सोनीपत सेक्शन जो कि कहाँ पर है, हरियाणा में है। देश को जल्द ही हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन मिलने की संभावना। रेलवे ने मौजूदा जो है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी कि डेमो ट्रेनों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगाने के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये जो ट्रेन है इनको जो है हेरिटेज रूट्स के लिए चुना है, यानी कि जितने भी हमारे हेरिटेज रूट्स है वहाँ पर ये चलाई जाएगी। उनमें
मथेरन हिल रेलवे स्टेशन, दार्जिलिंग हिमाचल रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कांगड़ा घाटी और नीलगिरी माउंटेन रेलवे आदि जो है इसमें शामिल होंगे। और ट्रायल सफल रहने के बाद अगले 3 साल में इन मार्गों पर जो है हाइड्रोजन जो ट्रेनें हैं वो चलने लगेगी। ये जो ट्रेन है वो हमारे देश की संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर को प्रदर्शित करेगी। अब हाइड्रोजन फ्यूल जो है इससे चलने वाले 4 ही देश हैं। ऐसी ट्रेन चलाने वाले सिर्फ 4 देश हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, स्वीडन है और चीन है। और भारत जो है 5वां देश बनेगा। भारत को जो है नेट जीरो कार्बन जो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने में ये जो है काफ़ी मदद करेगी। प्रोटोटाइप ट्रेन की बात करें तो प्रोटोटाइप ट्रेन पर चेन्नई ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में जो है काम जारी है। ट्रायल के बाद हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत 35 ट्रेनें जो है लाने की योजना है। और हर ट्रेन का जो है 80 करोड़ का खर्चा है और इंफ्रास्ट्रक्चर का 70 करोड़ रुपए का खर्चा है। तो कुल मिलाकर यही है आपकी जो हाइड्रोजन ट्रेनें हैं वो ट्रेनें मतलब जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए, यानी कि ये जो है सारी ट्रेनें वो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी, ठीक है। और जिंद से सोनीपत सेक्शन हरियाणा तक चलेगी और जितने भी आपके हेरिटेज रूट्स है ये वहाँ पर चलाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ विकसित किया जाएगा, तो लोथल गुजरात में किया जाएगा। अब ये क्यों किया जा रहा है, तो समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है। और ये परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी और इस परियोजना से 15,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 70,000 अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। इतना कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ विकसित किया जाएगा, तो लोथल गुजरात में। कहाँ पर? लोथल गुजरात में। ये लोथल जब भी चर्चा में आता है पूछा जाता है, याद कर लेना। और ये कि देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये, देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 2829.38 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सबसे बड़ा टीपी नागार्जुन सागर जो कि आंध्र प्रदेश में है। टीपी मतलब टाइगर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 7वां सत्र नवंबर 2024 में कहाँ आयोजित हुआ है, तो भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में है। ये जो है ये जो 7वां सत्र है आपका, उसमें भारत को अध्यक्ष वह जो है फ्रांस को जो है फिर से सह अध्यक्ष चुना गया है। याद रखना ISA में भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है। तो पूछा जा सकता है इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी आपकी जो संस्थाएं होती हैं उनके अध्यक्ष अगर भारत बनता है तो पूछा जाता है, वो ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो याद कर लेना, इसको मत छोड़ना। सत्र में 120 से अधिक देश जो है ग्लोबल पार्टनरशिप में जो है शामिल हुए हैं। और ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में हरियाणा में है। और ये एकमात्र ऐसा मतलब मुख्यालय है जो इंटरनेशनल लेवल का और भारत में है, ठीक है। वैश्विक सौर क्षमता 40% वार्षिक वृद्धि दर से 2023 तक जो है 1418.87 गीगावाट जो है पहुंच गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया, तो भारत मंडपम जो कि कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इस वर्ष जो है कुछ राज्यों पर विशेष फोकस किया गया है। वो फोकस राज्य हैं झारखंड है, बिहार है और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि ICA अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। देखिए इनका एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि निम्न में से जो है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो ऐसे करके क्योंकि भारत मंडपम ये 3-4 चीज़ें जो है एक ही जगह आयोजित हुई है। तो इसमें है कि ICA अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में 100 देशों के 3000 प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया। दास्य सेरिंग टोब्गे जो कि प्रधानमंत्री है कहाँ के? भूटान के। दास्य सेरिंग टोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री हैं। और
मनोका कामिका जो कि उप प्रधानमंत्री है फिजी की उपस्थिति में भारत के केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो है इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसकी थीम प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, समृद्धि और सतत विकास को बढ़ावा देना, ये इसकी थीम हो जाएगी। और सम्मेलन में वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तो गुजरात। गुजरात के साणंद में देश की पहली सेमीकंडक्टर संयंत्र भी स्थापित हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 8 से 10 जनवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो भुवनेश्वर, जो कि कहाँ पर है, ओडिशा में। देखिए ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने देश के किस गांव का चयन पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए जो है चुना है, तो ये चुना है दुड़मारास गांव, जो कि कहाँ का है, दुड़मारास गांव कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित दुड़मारास गांव को पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है ऐसा कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल की ये संस्था है, ये 60 देशों में, विश्व के जितने देश है उनमें से 60 देशों में 20 गांवों का चयन कर रही है। तो उन 20 में ये एक गांव है, भारत का ये एक गांव है गुड़मारास, जो आपका गांव है गुड़मारास छत्तीसगढ़ का, वो एक गांव है इन 20 में से। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गुड़मारास जो है, इसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता, सतत पर्यटन विकास की क्षमता के कारण इसको चुना है। और इस कार्यक्रम में जो है गांव के बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक जो संपत्तियां हैं उनको बढ़ावा देने और ग्रामीण जीवन की शैली को बेहतर करने में मदद मिलेगी। सो ये सब चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है कि पीएम आवास योजना के तहत किस राज्य को सर्वाधिक आवासों का आवंटन किया गया, तो छत्तीसगढ़ को। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण जो है उसके लिए 18 राज्यों को 37.80 लाख घरों की मंजूरी दी गई है। कितने? 37.80 लाख घरों की मंजूरी दी गई है। और इसमें जो है आवंटन में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को कुल आवंटन का 1/3 से भी अधिक हिस्सा दिया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 8.61 लाख घर, यानी कि कुल का लगभग 22% जो है, और महाराष्ट्र की बात करें तो 6.37 लाख, यानी कि 16% इनको दिया गया है दूसरे स्थान पर। और अन्य राज्यों को, मध्य प्रदेश की बात करें तो 3.68 लाख और गुजरात को 2.99 लाख, बिहार को 2.43 लाख जो घर हैं वो मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मनरेगा की। तो मनरेगा में 28 नए काम जुड़े हैं और इनमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार्य हैं, ये सारे आईटी इंडस्ट्री के भी जो कार्य हैं वो मनरेगा के तहत जो है जोड़े गए हैं। देख लीजिए, सुन लीजिए कि क्या क्या कार्य हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत आवंटित होने वाले जॉब वर्क में केंद्र सरकार का बदलाव जो है वो तैयार है और इसके तहत आईटी सेक्टर सहित भावी रोजगार के संभावना वाले गैर परंपरागत क्षेत्रों को भी शामिल करने की पहल जारी है। शुरुआती चरण में सरकार का लक्ष्य है कुल काम के 10% जो लोग हैं उनको गैर परंपरागत जो कार्य है उसमें रोजगार उपलब्ध करवाना है। अभी तक लोगों को मनरेगा के तहत तालाब बनाने और मतलब कच्चा काम दिया जाता था। ठीक है, मतलब कि तालाब बनाना हुआ, सड़कें बनानी हुई, ये सारी चीज़ें दी जाती थी। लेकिन अब जो है, अब आईटी क्षेत्र में भी जो है ये इसके तहत जो है काम दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें मोबाइल कंप्यूटर कवर का निर्माण करना, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक ईवी बैटरी चार्जिंग पॉइंट्स है, ऑप्टिकल फाइबर संबंधी, ऐसे कुल जो है 28 काम जो है चिन्हित किए गए हैं। और ठीक है, तो ये भी इनको इसी के तहत मिलेंगे। 20 से 22 नवंबर 2024 को उल्कापिंड से जुड़े विषय पर 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मैट में इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो अहमदाबाद में कहाँ हुआ है, अहमदाबाद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 नवंबर 2024 को केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहाँ पर देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो सोनीपत हरियाणा में किया है। कहाँ पर? सोनीपत हरियाणा में किया है। और ये संविधान संग्रहालय पूरी तरीके से डिजिटल है। कैसा है? पूरी तरीके से डिजिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पशुपालन व डेयरी मंत्री राजीव रंजन ने किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये किया है उत्तराखंड को। किसको? उत्तराखंड को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज कहाँ तैयार हो चुका है? तो रामेश्वर में हो चुका है। रामेश्वर जाने के लिए ट्रेन से मंडपम से पंबन द्वीप के लिए 5 मिनट पहुँच सकेंगे। इन दोनों जगहों को जोड़ने के लिए 2.7 किलोमीटर लंबा नया पंबन ब्रिज तैयार हो चुका है। ये देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज है। इसकी विशेषता है जैसे ही इसके नीचे से शिप गुजरेगा तो ब्रिज का एक हिस्सा 17 मीटर तक ऊपर उठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है। देश का सबसे बड़ी हाइड्रोजन पावर परियोजना मार्च 2025 में शुरू होगी। पहले चरण में 250 मेगावाट की 3 इकाइयाँ स्टार्ट होगी और इस परियोजना के तहत राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व सहित 17 राज्यों में बिजली का आवंटन होगा। नेक्स्ट है कि इसमें ये जो है वर्ष 2011 में स्टार्ट किया गया था और 2019 के बाद ये काफ़ी तेज़ी से इस पर कार्य हो रहा है। ये बांध जो है असम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है और बाइड्रो पावर परियोजना जिसकी स्थापित क्षमता 2000 मेगावाट है। इस परियोजना में कुल 8 इकाइयाँ स्थापित है और इसमें जो है पावर राज्यों को दी गई है। असम को 533, अरुणाचल प्रदेश को 274 मेगावाट, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम को 198 मेगावाट। उत्तरी राज्यों की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ को जो है 387 मेगावाट। पश्चिमी राज्यों की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा को 613 मेगावाट। देखिए जहाँ राजस्थान का नाम है वो ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश वर्ष 2022 में हवाई सेवा से जुड़ा और यहाँ डोनीपोली एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है? 23 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट को इन दोनों शब्दों को हटाने के लिए जो है मांग के लिए याचिका लगाई गई थी। उस याचिका को खारिज करने का आदेश सुनाया गया। हमारे जो चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना ने आदेश में बताया कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है, परंतु मूल भावना में संशोधन नहीं होना चाहिए। समाजवादी शब्द का अर्थ केवल कल्याणकारी राज्यों से है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित है और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने मूल संविधान को अंगीकार किया। इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूर की गई पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का मूल उद्देश्य मध्यवर्गीय छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय प्रोत्साहन देना। देखिए इस योजना में क्या किया गया है कि इसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने वाले जो छात्र हैं उनको बिना किसी गारंटी के जो है ऋण प्राप्त करवाया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। और पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत हर साल लगभग 1 लाख छात्र अपनी पढ़ाई के लिए शिक्षा का ऋण ले सकते हैं। जिन परिवारों की आय 8 लाख रुपए हैं उनको 10 लाख रुपए तक का ऋण जो है 3% की जो सब्सिडी है 3% की ब्याज की सब्सिडी पर मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सरकार जितना भी आपसे ब्याज लेगी उस पर 3% जो है ब्याज सरकार अपनी ओर से देगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अलावा जिन छात्रों की सालाना आय 4.5 लाख रुपए ही है उन्हें जो है पहले जो है ब्याज रहित अनुदान मिलेगा। ठीक है, उनके लिए कोई ब्याज नहीं लगेगा। केंद्र सरकार ने निक्षय पोषण योजना के तहत मासिक पोषण राशि 500 से बढ़ा करके कितनी कर दी है? तो 1000 रुपये कर दी है। और इसके जरिए जो है केंद्र सरकार लगातार मरीजों के इलाज और दवा खर्च को राहत देने में लगी हुई है इस योजना के जरिए। और इस क्रम में जो है केंद्र सरकार ने जो टीबी रोगी हैं
उनको निश्चय पोषण योजना के तहत मासिक जो पोषण सहायता है वो 500 से बढ़ा करके अब 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। सभी रोगियों को अच्छा पोषण मिल सके और अच्छा जो है इलाज मिल सके, इसलिए जो है आपकी ये योजना कार्य कर रही है और इसमें 1040 रुपये का जो है अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं संपीड़ित CBG संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2024 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। मोदी जी ने जो है ग्वालियर के लिए नए 100 TPD गोबर आधारित संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया है। ग्वालियर के लाल टिपारा में स्थित आदर्श गौशाला CBG संयंत्र वाली सबसे बड़ी गौशाला है। ग्वालियर नगर निगम के द्वारा संचालित ये गौशाला 10,000 से अधिक मवेशी यहाँ पर रहते हैं और आपकी आदर्श गौशाला अत्याधुनिक कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला है। यह मध्य प्रदेश का पहला CBG संयंत्र है जिसमें घरों से मवेशियों को एकत्र किए गए गोबर तथा मंडियों से जो सब्जी फल वगैरह अपशिष्ट होते हैं उनसे बायोगैस तैयार की जाएगी। नेक्स्ट है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, ये क्या है? तो इसमें जो है ये मोदी जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसमें एक नई केंद्रीय योजना वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को जो है मंजूरी प्रदान की गई है। और जो है इसमें होगा क्या, इसके लिए जो है 6000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, बजट देगी इसके लिए। ये स्कीम है क्या? ये स्कीम है कि जितने भी विश्व में जितने भी लोग हैं जो किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, अब देखिए एक ही चीज़ पर अलग अलग देश अलग अलग तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, तो उन सारी रिसर्च को जो है हमारी सरकार एक ही जगह उपलब्ध करवाएगी। देखिए एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है, जैसे पर्यावरण पे शोध हो रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो पर्यावरण पे कि पर्यावरण कैसे खतरे में, इसको कैसे बढ़ाया जाए, तो ये सारी चीज़ें। तो ये मान लीजिए कि भारत अलग शोध कर रहा है इस पर, ठीक है, अलग रिसर्च कर रहा है, अमेरिका अलग रिसर्च कर रहा है, उसका अलग रिसर्च पेपर होगा, अमेरिका का अलग रिसर्च पेपर होगा। अब आपको जो है इसको भारत की उसको पाने के लिए भारत की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, अमेरिका वाली रिसर्च पेपर को पाने के लिए अमेरिका वाली रिसर्च उस साइट पे जाना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया है, उन सारे रिसर्च पेपर को एक ही जगह ला दिया है और वहाँ पर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के तहत अब यहाँ से बच्चे एक ही जगह से उन सारे जो शोधकर्ता हैं उनकी जो पत्रिकाएँ हैं वहाँ तक पहुँच सकेंगे, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, देख, इस योजना में 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों से लगभग 13,000 उच्च प्रभाव वाली ई पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग के पास इसके लिए एक अलग से पोर्टल वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन होगा जिसके माध्यम से यूजर्स शोध पत्रिकाओं तक पहुंच सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि अटल इनोवेशन मिशन, अब ये क्या चीज़ है, तो मंत्रिमंडल ने अपनी प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन को जो है 31 मार्च 2028 तक इसको रखने की मंजूरी प्रदान की है और इसके लिए 2750 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन भी किया है। और ये मिशन का दूसरा चरण में देश में जो है नवाचार उद्यमिता के वातावरण का जो विस्तार है उसके लिए मजबूती तथा गहराई प्रदान करना है और इस मिशन से सभी क्षेत्रों में बेहतर नौकरियां, नवीन उत्पाद, ये सारी चीज़ें जो है ये उपलब्ध होगी। आपका अटल इनोवेशन है क्या, तो ये नीति आयोग की एक पहल है जिसका मकसद है देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत सरकार का लक्ष्य है कि स्टार्टअप को और बेहतर बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग वगैरह, तकनीकी सहायता मिले जिससे कि वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। जो स्टार्टअप्स हैं उनको बहुत सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, फंडिंग से लेकर के और उनको इंटरनेशनल लेवल तक प्रमोट करने तक का जो है सरकार सोच रही है इसके तहत, मतलब उनको किया जाए ताकि वो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का पहला AI डेटा बैंक लॉन्च। भारत का पहला AI डेटा बैंक लॉन्च और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसमें पहले शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स, डेवलपर्स को उच्च गुणवत्ता वाले विविध डेटा सेट जो है उन तक पहुंच प्रदान करेगा और जो स्केलेबल है और समावेशी AI समाधान बनाने के लिए आवश्यक है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने एसोचैम AI लीडरशिप मीट 2024 में जो है 7वें संस्करण में लॉन्च किया।
तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जय हिंद, जय भारत।